हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में हम लोग ने एनसीईआरटी का 8 क्लास का जो विज्ञान शुरू किया है उसमें हम लोग ने तीसरा चैप्टर का पार्ट 1 कर लिया। ठीक है, तो उसमें हमारा तीसरा चैप्टर का नाम था संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 तक कर लिया था, तो जिसमें हम लोग ने पढ़ा था क्या रेशा किसे कहते हैं और उसके बाद रेशा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था क्या कि रेशा यानी कि फाइबर किसे कहते हैं। फाइबर तो किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ से बने पतले तंतु क्या कहलाते हैं, तो रेशा कहलाते हैं। जैसे कि ऊन, कपास, पेड़ की छाल, ये सब क्या है, तो ये सब रेशा है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो रेशा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है कृत्रिम और एक होता है यानी कृत्रिम मतलब कि मानव निर्मित रेशा, और दूसरा होता है प्राकृतिक रेशा। ये 2 प्रकार के रेशे हो गए। प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं, तो जो रेशा हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक रेशा। जैसे कि भेड़ के बाल से हम ऊन प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, वो एक प्राकृतिक देन है। जैसे कि रेशम के कीट से हम रेशम प्राप्त करते हैं, तो वो भी क्या है, प्राकृतिक। और मानव निर्मित रेशा क्या होता है, जिसको कृत्रिम रेशा बोलते हैं, जिसको कि जिस रेशे को मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव द्वारा बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो मानव निर्मित रेशा, कृत्रिम रेशा बोले या फिर संश्लेषित रेशा बोले। ठीक है, आगे हम लोग ने पढ़ा था क्या कि बहुलक किसे कहते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था कि बहुलक क्या होता है कि एक एक छोटी इकाई मिलकर, एक संश्लेषित रेशा मिलकर जो एकल चीज पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, तो बहुलक। ठीक है, और बहुलक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलीमर। जो कि हम लोग ने और पढ़ा था क्या कि पॉलीमर 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो एक होता है पॉली और दूसरा होता है मर। ये किस भाषा का शब्द है, तो ये है ग्रीक भाषा का शब्द। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है क्या, बहुलक। ठीक है, सॉरी, मर का होता है अर्थ होता है इकाई। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रेयॉन किसे कहते हैं। तो रेयॉन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक क्या है, संश्लेषित रेशा है, जिसे क्या किया गया, मानो कपास जब क्या बोलते इसको, रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का एक तरीका खोजा गया, जो कि 19वीं शताब्दी के अंतिम में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि रेशम से उत्पन्न होने वाले जो गुण है रेशम में, उसी में सोचा कि हम लोग कृत्रिम रेशम बनाते हैं। तो कृत्रिम रेशम को ही क्या बोल दिया गया, तो रेयॉन बोल दिए। आगे हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, तो नाइलॉन के बारे में। नाइलॉन के बारे में क्या पढ़ा था हम लोग ने, तो नाइलॉन के बारे में पढ़ा था कि ये भी क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है। नाइलॉन भी क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है, जो कि 1931 में बना था। ये भी क्या होता है, ये जो रेयॉन था वो कुछ प्राकृतिक पदार्थों से मिलकर बनाया जाता था, जबकि नाइलॉन था उसमें कोई भी प्राकृतिक वस्तु का चीज नहीं मिलाया गया था, प्राकृतिक वस्तु का कच्चा माल नहीं मिलाया जाता। इसका उपयोग हम लोग ने देखा था कहाँ, तो जुराब, पैरासूट के धागे, जो ब्रश हम लोग करते हैं उसके ब्रश बनाने में, फिर तंबू का तंतु वगैरह, फिर कारों के सीट वगैरह बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग ने एक चीज क्या पढ़ा था, और अभी नहीं, हाँ इसके बारे और आगे देख लेते हैं और क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो और हम लोगों ने अभी तक एक पढ़ा था क्या, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में। पॉलिएस्टर क्या था, तो पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इससे बने कपड़े क्या होते हैं, तो इससे बने कपड़े जो होते हैं, जो पॉलिएस्टर के बने होते हैं, उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, और ये सफलतापूर्वक मतलब कि अच्छे से हम इसको जल्दी से धो भी सकते हैं। ठीक है, ऐसी में हम लोग ने एक चीज पढ़ा था कि आगे टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ये सारी चीजें हो गई थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशा के गुण धर्म। ठीक है, कह रहे कि कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है। ठीक है, आप किस प्रकार के छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। तो आज मान लीजिए कि आज वर्षा का, ऐसे भी हम लोग का वर्षा का मौसम चल रहा है, तो बताइए कि हम लोग किस प्रकार का धागा कपड़े का यूज करेंगे धागे में। क्या हम वहाँ पे सूती का वस्त्र क्यों नहीं लगा सकते हैं ये छाता के रूप में। आप लोगों ने भी देखा होगा कि छाता का कपड़ा क्या होता है, कॉटन का तो होता नहीं है, ना ही कोई रुआ का बना होता है। इसका मतलब उसके लिए कुछ स्पेशल कपड़ा होता है। तो वही बोल रहा है कि संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जो उन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूख जाते हैं। ये क्या होते हैं, शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक। तो ये जो होते हैं
संश्लेषित रेशे ये क्या होते हैं, अधिक शीघ्रता से तो पहले सूख जाते हैं और साथ में क्या इनका रख रखाव भी आसान होता है, कम महंगा भी होता है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। अब यहाँ पे निम्नलिखित क्रियाकलाप यहाँ पे दिया है, स्वयं करके से देखिए। हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे आते हैं, क्या संश्लेषित रेशा प्राकृतिक रेशा की अपेक्षा कम जल सोखता है। तो यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कि क्या जो संश्लेषित रेशा है वो प्राकृतिक रेशा की अपेक्षा कम जल सोखता है। तो कह रहा है कि क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं। ये सारे क्या है, क्वेश्चन है। तो आप लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। वैसे भी आपको क्या पता है कि ये जल भी कम लेता है और सूखता भी जल्दी है। कह रहा है कि यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़े के गुणधर्म के बारे में बताएंगे। तो ये जो क्रियाकलाप था इस सब के बारे में बताया गया है कि जो संश्लेषित कपड़े होते हैं वो कपड़े कम पानी भी सूखते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। कह रहा है कि अपने माता पिता से उन कपड़ों की प्राकृतिक रेशे की तुलना और टिकाऊपन यानी चिरस्थायित्व, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो अपने माता पिता से आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में, क्योंकि आप लोग भी तो प्लास्टिक का तो एक ना एक बार जरूर यूज किए होंगे, ठीक है। दिया हुआ कि आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। तो हम लोग तो परिचित है, जैसे कि आज हम एक पानी का डब्बा खरीदने जा रहे हैं तो वो भी किस में आता है, एक प्लास्टिक के बॉटल में आता है। तेल खरीदने जाते हैं तो वो प्लास्टिक के पैकेट में आता है या फिर प्लास्टिक के ही डब्बे में आता है। तो आसपास अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही प्लास्टिक के वस्तुएं आपको दिख जाएंगी। कह रहा है इन प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की एक सूची बनाइए। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि आप लोग भी क्या करिए, सूची बनाइए कि किस किस चीज में कौन कौन से आप घर में सामान यूज करते हैं जिसमें किसका प्लास्टिक से बना हुआ है और प्लास्टिक का यूज किया गया है। संश्लेषित रेशा भी एक प्लास्टिक का ही बहुलक है। तो संश्लेषित रेशा जो है वो भी किसका बहुलक है, तो प्लास्टिक का ही बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाई की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है, कुछ में एक रैखिक होती है तो और में तिर्यक बंद यानी क्रॉस। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, रैखिक है और यहाँ पे दूसरा ही दिया हुआ है क्रॉस बंद व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है। रैखिक मतलब एक लाइन में जुड़ा हो तो क्या कहेंगे, रैखिक, और ढेर सारा एक ही में जुड़ा हो तो उसको कहेंगे क्रॉस बंद व्यवस्था। आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है कि प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव क्रियाओं और साइज में उपलब्ध होती। तो प्लास्टिक की वस्तु के बारे में बोल रहा है कि आप जिस तरीके के वस्तु, जिस तरीके के आकार के प्लास्टिक की वस्तु चाहेंगे उस प्रकार से आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि यह कैसे संभव है। तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। तो तथ्य यह है कि जो प्लास्टिक होता है किसी भी सांचे में बहुत आसानी से ढाला जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को पिघलाकर और वापस इसको दूसरा वस्तु बना सकते हैं। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इन्हें रंगा और पिघलाया जा सकता है। तो जो प्लास्टिक हो तो इसको रंगा भी जा सकता है और पिघलाया भी। इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है। तो इसे आप बेलकर एक चादर में भी बदल सकते हैं अथवा इसकी तार बनाई जा सकती है। इससे हम क्या बना सकते हैं, तार भी। इसलिए इन्हें इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। इसके क्या है, विभिन्न के प्रकार के। देखिए आप प्लास्टिक में देखेंगे तो कुर्सी बनाया हुआ है, यहाँ पे बाल्टी बनाया हुआ है, गिलास बना हुआ है, यहाँ पे एक बच्चों का खिलौना बनाया हुआ है। यहाँ पे एक दिया हुआ इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि पॉलीथीन। पॉलीथीन में भी दो शब्द है, कौन कौन थे, एक होता है पॉली और दूसरा क्या होता है, एथीन, ठीक है। प्लास्टिक का एक उदाहरण, तो पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का उदाहरण है जो कि सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आती है। तो जो पॉलीथीन होता है, जो हम लोग डेली यूज सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर उपयोग भी करें तो हमें बार बार उसका रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल भी करना चाहिए, ठीक है। और उसको रिड्यूस भी करना चाहिए, मतलब कि उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है कि आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक की वस्तुएं आसानी से मुड़ जाती हैं? तो आप बताइए, कुछ प्लास्टिक की वस्तु होती है जो क्या होती है, मुड़ जाती है, लेकिन कुछ होती है जो नहीं मुड़ती है। आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मुड़ जाती है, जबकि कुछ नहीं मुड़ पाती है। उसे बल लगाने पर, जब ज्यादा बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि इसको अगर ज्यादा मुड़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि इसको भी अगर थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो ये क्या हो रहा है, दब रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों में अलग अलग प्लास्टिक। यहाँ पे ये क्या है, हार्ड प्लास्टिक है। अगर इसको हम मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
आगे देखते हैं, कह रहा है कि आप देखेंगे कि हाँ ये तो हो गया, जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत होता है। तो जब प्लास्टिक के बोतल में हम लोग गर्म जल डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पचक जाता है। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो वैसा प्लास्टिक जिसको हम गर्म जल या गर्म चीज डालने पर वो मुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है। तो ये जो पॉलीथीन है और पीवीसी, तो पॉलीथीन का जो भी बैग होता है उसमें भी आप गर्म चीज डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इनका प्रयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं कि उसको गर्म चीज डालने पर वो विकृत हो जाता है, खराब हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनमें गर्म वस्तु डालने पर, गर्म पदार्थ डालने पर वो विकृत नहीं होते हैं, जैसे कि क्या है, बेकेलाइट और मेलानाइन। बेकेलाइट और मेलानाइन, अब यहाँ पे पूछेगा थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण तो आप बोलेंगे पॉलीथीन और पीवीसी। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको कहते हैं, कि ऐसे प्लास्टिक जिसको गर्म सांचे पर डाल दिया जाता है और उसके बाद उसमें उष्मा दी जाती है तो वो नर्म नहीं होते, उसको क्या बोल देंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके उदाहरण हो जाएंगे बेकेलाइट और मेलानाइन। आगे क्या दिया हुआ है कि बेकेलाइट उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जो बेकेलाइट है वो क्या होता है, उष्मा के और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका मतलब इसमें करंट नहीं पास करती है। कह रहा है यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। तो जो आप देखते होंगे कि इसमें स्पेन चाय बनाने वाला, उसमें क्या इसका हैंडल लगा होता है, एक प्लास्टिक है। तो वो किस प्रकार का प्लास्टिक होता है, आप देखेंगे कि पूरा स्पेन का जो स्टील होता है वो गर्म हो जाता है, लेकिन उसका हैंडल जो होता है, हत्था होता है, वो गर्म नहीं होता है। वो किसका बना होता है, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। आप स्विच बोर्ड देखेंगे तो वो भी क्या होता है, गर्म नहीं होता। उसमें अब देखिए जो उष्मा के कुचालक होंगे उसमें तो उष्मा प्रवाहित होगी ही नहीं, तो इसका मतलब वो गर्म नहीं होगा। और साथ में विद्युत का कुचालक है तो स्विच में तो करंट आता नहीं है, तो वो भी क्या है, उष्मा का कुचालक है। तो वो किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और उसमें भी कौन सा प्लास्टिक, तो बेकेलाइट। कह रहा है यह बिजली के स्विच बर्तन, ये हो गया। कह रहा है मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहन की अधिक क्षमता होती है। जो मेलानाइन प्लास्टिक है वो क्या है कि बहुउपयोगी क्या है, पदार्थ है, जिसका क्या है कि यह आग का प्रतिरोधक है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका उपयोग उष्मा सहने वाली वस्तु, जैसे कि यह फर्श की टाइल, फिर रसोई के बर्तन और कपड़े वाले उपयोग में लाते हैं। तो कपड़े वाले और रसोई के बर्तन वाले इसका क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग में लाते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए थर्मोसेटिंग के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। ये आप लोग देखते होंगे कि आपके घर मेहमान आते होंगे तो जो बर्तन का यूज करते हैं वो भी एक प्रकार का प्लास्टिक का ही होता है। वो किस प्रकार का प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि आगरोधक होता है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए थर्मोप्लास्टिक है जो कि गर्म चीज से नर्म हो जाता है और थर्मोसेटिंग गर्म वस्तु से नर्म नहीं होता है। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। थर्मोसेटिंग का वायर बनाया हुआ है, एक डब्बा बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज को क्या करेंगे, गर्म चीज डालेंगे तो ये खराब हो जाएगी। जबकि यहाँ पे स्विच बोर्ड है, फिर यहाँ पे देखिए हैंडल दिया हुआ है और यहाँ पे प्लेट वगैरह बनाया हुआ है। तो ये हो गया। आगे देते हैं कि विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवा आदि का संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगता है। तो आपको भी बाजार से कोई सामान, पानी, जल, दूध वगैरह चीज लानी होगी तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, प्लास्टिक, क्योंकि उसमें लीकेज भी नहीं होती है और साथ में अच्छे से आ भी जाता है। कह रहा है कि प्लास्टिक का सुविधाजनक, इसका कारण उनका भार भी हल्का होता है। फिर कह रहा है कि कम कीमत में भी उपलब्ध होता है, अच्छी
समर्थता और उपयोग में आसानी। कह रहा धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। तो ये प्लास्टिक जो होती है इतनी हल्की होती है, इसका प्रयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। उपयोग की यह सूची क्या है? असीमित है, मतलब कि बहुत सारी वस्तुएं में इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तु आदि इससे भी गिनना प्रारंभ करें तो ये सारी भी चीज़ में प्लास्टिक का यूज किया है। आइए अब प्लास्टिक के अभिलक्षणीय गुण की विवेचना करें। तो अब इनके अभिलक्षणीय गुण की विवेचना कर लेते हैं। कह रहा है कि प्लास्टिक अन्य भी क्रियाशील है। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं लोहा जैसी धातु जो कि जब नमी और वायु में खुला छोड़ दी जाती है तो उसमें जंग लग जाती है। तो हम जानते हैं कि लोहा में क्या हो जाती है? जंग लग जाती है जब हम उसे वायु में छोड़ देते हैं। परंतु प्लास्टिक जल और वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो जो प्लास्टिक होती है वो जल और वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा इनका संचरण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही रासायनिक सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संचयन हेतु किया जाता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा पहले जिस चीज में लोहा, अगर लोहा का पाइप लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसमें जंग लग जाएगा, जबकि उसके जगह पे हम प्लास्टिक का पाइप लगाते हैं तो वो जंग नहीं भी लगेगा। इसीलिए अब ज़्यादातर चीज़ों में किसका यूज किया है? तो प्लास्टिक के वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। एक तो हो गया अनअभिक्रिया, मतलब कि किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है। अगला पढ़ लेते हैं कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। कह रहा है कि पूर्व काल में उपयोग में आने वाले बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। फिर पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और जग आप उपयोग में ला रहे हैं। कह रहा है कि किस पदार्थ की बनी, अब कह रहा है कि किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आप उपयोग में ला रहे हैं। तो आप लोग भी देखेंगे कि आप लोग के घर में भी प्लास्टिक के ही जग और बाल्टी होंगे। अगर किसी धातु का बाल्टी होता है तो वो क्या होता है? वो भारी हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसको लेना पसंद नहीं करते हैं। आगे दिया हो क्या? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, प्रबल होता है, चिरस्थायी और विभिन्न आकार और साइज के में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ता होता है। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। और कह रहा है विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाई है जिसे आप दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है? आपके लिए वर्क दिया हुआ है कि आप घर में किन किन वस्तुओं का यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है क्या कि प्लास्टिक है क्या है? कुचालक है। तो आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, हम लोगों ने तो इसके बारे में सीख लिया है। आइए, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं और खाना खाने वाले पात्रों के हत्थे भी बने होते हैं। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे पढ़ते क्या आप जानते हैं? प्लास्टिक का स्वस्थ देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियां, टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सा के दस्ताने और विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। तो ये सारी भी चीज किससे बनी होती है? तो प्लास्टिक के। फिर कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को खाद्य पदार्थ को पका देती है, लेकिन प्लास्टिक के पात्र को कोई प्रभावित नहीं कर पाती है, कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे दिया हुआ है क्या? टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकते नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों को न चिपकने वाली पात्र लगने के लिए कारण है। कह रहे कि टेफ्लॉन क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता ही नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है कि किसी भी पात्र पर टेफ्लॉन की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि भोजन जो भी हम बनाए तो वो क्या होता है? उस पर चिपकता नहीं है। कह रहा है कि अपशिष्ट के प्रकार यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कि प्लास्टिक और पर्यावरण। आज हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन बैग में लपटे वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, कह रहा है यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है, फिर भी प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। फिर यह प्लास्टिक कहाँ चला जाता है? तो कूड़ेदान में। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों?
कह रहा है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है। कह रहा है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे कहते हैं जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक है वो क्या है, जैव अनिम्नीकरण, ये जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि सब्जी और फलों के छिलके अगर हम लगते हैं तो 1-2 सप्ताह में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाएगा। आगे दिए हुए कागज, तो कागज भी 10 से 30 दिन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसको भी क्या रखेंगे, तो इसको भी जैव निम्नीकरण रखेंगे। आगे है क्या, कपड़ा, सूती का कपड़ा, ये भी हो जाता है। लकड़ी भी क्या हो जाता है, तो ये सारे क्या दिया हुआ है पूरा एक बॉक्स। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि प्लास्टिक की थैली कई वर्ष लग जाते हैं फिर भी इसको क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण। आगे भी दिया हुआ है क्या, यहाँ टीम एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे, इसको 50 से 100 वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, तो जैव अनिम्नीकरण। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, मतलब कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो वह पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैले धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषण करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, इसमें से जो ऊष्मा निकलती है वो पर्यावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, मतलब कि इसका समाधान क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें। कपास या जूट के बने थैले का प्रयोग करें। जैव निम्नीकरण अथवा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करें, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इकट्ठा करेंगे, इसका अलग निस्तारण करें, इसे अपने घर पर व्यवहार में लाएं। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग करके सहयोग दे सकते हैं। तो आपको कुछ और तरीके भी बताना है जिससे क्या करें, आप ये प्लास्टिक की समस्या से दूर हो। कह रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। तो जो प्लास्टिक का चीज़ है उसको हम पुनः चक्रित करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जाता है उनकी सूची बनाइए। तो जिनका भी पुनर्चक्रण किया जाता है उसका सूची बनाना है आपको। कह रहा है पुनर्चक्रण के समस्या, कुछ रंग प्रदान वाले अभिकर्मक मिल दिए जाए तो इसे पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो रहा है। कह रहा है कि यह एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5 सिद्धांत यानी 5R सिद्धांत याद रखिए। 5R सिद्धांत में क्या है कि पहले कह रहा है कि उपयोग कम करना यानी रिड्यूस, उसके बाद कह रहा है उपयोग, फिर कह रहा है कि पुनः उपयोग यानी कि रीयूज। पहले क्या करना है आपको, रिड्यूस करना है, अगर ज़्यादा आप यूज नहीं करना है। अगर यूज भी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करिए, उसका रीयूज करिए। अब वहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया कि बहुत ज़रूरी है तो आप लोगों ने यूज़ कर दिया यानी, लेकिन कम से कम उपयोग करें। अगर उपयोग भी कर लिए तो उसका फिर क्या करिए, रीयूज करिए। अगर यूज़ कर ले तो उसके बाद उसको क्या कर लिए, रिसाइकल करिए, इसको पुनः क्या करिए, चक्रित कर दिए। उसके बाद उसको क्या करें, पुनः प्राप्त कीजिए, रिसाइकल करके उसको क्या करिए, फिर से रिकवर कर लीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, तो रिफ्यूज़ कर दीजिए। तो ये 5 सिद्धांत हैं आपके, क्या क्या, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़, ये चीज़ हो गया। कह रहा है कि इस प्रकार आदतें विकसित करने के लिए पर्यावरण को रिफ्यूज हितैषी हो। ठीक है, आगे दिया हुआ, क्या आपने ऐसे कचरे का ढेर देखा है जहाँ पर पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हैं। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रकरण में यह पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य के रैपर भी निकल जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, सब्जी घर के छिलके, जितने भी किचन रसोई के छिलके होते हैं, कचरे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक में फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो जो पशु होती है वो क्या करती है, खाती हैं। जब वो खाती हैं तो वो रैपर भी खा जाती हैं। क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं। देखिए, प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र या कंठरोध उत्पन्न करती है अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाती है और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। कह रहा है कि लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही देखते हैं और चिप्स, बिस्किट और
अन्य खाद्य पदार्थ के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थान पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसे करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? तो आप बताइए, ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सोचना चाहिए। तो आज से सोचना शुरू करिए। कह रहे क्या उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या सुझाव देंगे? तो आप बताइए क्या सुझाव देंगे। आप कमेंट में हमें अपना जो भी सुझाव है आप हमें बताएंगे, ठीक है, जिससे कि सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। ये हो गया। आगे दिया हुआ कि विशेष विवेक, कर प्लास्टिक की थैली जलाशयों अथवा अन्य सड़कों पर नहीं फेंकेंगे, ठीक है। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती के कपड़े का थैला या जूट का थैला लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ क्या करेंगे, आज से प्रयोग में लाएंगे और अपने घर वाले से भी बोलेंगे कि इसका यूज करें। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के आधार पर स्टील से बने भोजन करने के लिए डब्बे का प्रयोग करेंगे। स्टील से बने भोजन के डब्बे का प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ हमारा चैप्टर समाप्त। कल हम इसका शॉर्ट्स वीडियो करेंगे, ठीक है। इसके शॉर्ट्स ये सारे जो दिए हुए हैं आप भी इसको करके आइएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।